सिविल्स ओनली में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो आजकल वैश्विक सुर्खियों में छाया हुआ है, क्रिटिकल मिनरल्स जी या कहें महत्वपूर्ण खनिज। जी हाल ही में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच इन्हीं खनिजों को लेकर एक बड़ा समझौता भी हुआ है। तो इसी पृष्ठभूमि में हम समझेंगे कि आखिर ये खनिज हैं क्या, जी क्यों इतने जरूरी हो गए हैं दुनिया के लिए, और सबसे जरूरी, भारत अपनी सप्लाई को सुरक्षित करने के लिए क्या कर रहा है, क्या रणनीति अपना रहा है। बिल्कुल। और हमारी ये जो चर्चा है इसका आधार है ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल्स सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजी से जुड़े कुछ अंश। तो हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से खास बातें निकालकर ये समझें कि ये खनिज वैश्विक कंपटीशन के सेंटर में क्यों आ गए हैं और भारत कैसे इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयारी कर रहा है। हाँ, तो चलिए बात शुरू करते हैं इसी हालिया अमेरिका ऑस्ट्रेलिया डील से। ये समझौता, जैसा मैंने कहा, एक बड़े दिलचस्प मोड़ पर हुआ है, खासकर तब जब चीन अपने यहाँ से इन खनिजों के निर्यात पर नियम थोड़े सख्त कर रहा है। हाँ बिल्कुल। सुनने में आया है कि बीजिंग ने रेयर अर्थ वाले जो मैग्नेट हैं उनके एक्सपोर्ट के लिए विदेशी कंपनियों पर नई शर्तें लगा दी हैं। हाँ अगर उनमें चीन से मिला हुआ या चीनी तकनीक से बना सामान इस्तेमाल हुआ हो तो। जी, और ये कदम आप देखें तो ग्लोबल टेक सप्लाई चेन के लिए थोड़ी चिंता की बात है। जैसा कि पहले ट्रंप प्रशासन ने भी इशारा किया था, इस तरह का कंट्रोल चीन को वैश्विक अर्थव्यवस्था पर एक रणनीतिक बढ़त दे सकता है। अच्छा। तो व्हाइट हाउस में जो ये डील हुई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के बीच, जिसे लगभग $8.5 बिलियन का बताया जा रहा है, हाँ। इसे इसी जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। और दोनों नेताओं ने इसे काफी अहमियत भी दी। प्रधानमंत्री एल्बनीज ने तो कहा कि ये अमेरिका ऑस्ट्रेलिया संबंधों को अगले स्तर पर ले जाता है। हाँ, और उधर राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने जाने पहचाने अंदाज में कहा कि भाई साल भर में अमेरिका के पास इतने क्रिटिकल मिनरल और रेयर अर्थ होंगे कि समझ नहीं आएगा कि उनका क्या करें। और मजाक में ये भी कहा कि उनकी कीमत $2 हो जाएगी। तो इन बयानों से ये तो साफ है कि अमेरिका चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के जो विशाल खनिज भंडार हैं उन्हें एक बड़े विकल्प की तरह देख रहा है। ये वैश्विक खिंचातान तो ठीक है, समझ आती है, लेकिन थोड़ा बेसिक सवाल पर आते हैं। ये क्रिटिकल मिनरल्स या महत्वपूर्ण खनिज आखिर हैं क्या चीज? देखिए, आसान शब्दों में कहूँ तो ये वो कच्चा माल है जो हमारी आज की दुनिया की जो टेक्नोलॉजी है, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए अनिवार्य है। बिल्कुल बेसिक, जैसे डिफेंस, टेलीकॉम, एरोस्पेस और ख़ास तौर पर आजकल जो बात हो रही है क्लीन एनर्जी, इन सभी स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स की ये बुनियाद है। अच्छा। इनमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स REEs भी शामिल हैं। ये नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर असल में ये 17 अलग-अलग तत्वों का एक समूह है। 17 तत्व, ओके। हाँ, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज काफी मिलती-जुलती होती हैं। और इन्हें क्रिटिकल क्यों कहते हैं? मतलब महत्वपूर्ण या नाजुक? क्या ये बहुत कम पाई जाते हैं? क्रिटिकल शब्द का इस्तेमाल सिर्फ इसीलिए नहीं है कि ये कम है, हाँ कुछ कम जरूर है, पर ज्यादा बड़ा कारण ये है कि इनकी सप्लाई चेन में, जहां से ये आते हैं उसमें रुकावट आने का खतरा बहुत ज्यादा है। अच्छा, सप्लाई चेन का रिस्क। हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि या तो ये दुनिया में बहुत कम जगहों पर मिलते हैं या फिर इनका जो खनन है, प्रोसेसिंग है, वो गिने चुने देशों के हाथ में है। तो कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशन हुई, कोई ट्रेड वॉर हुआ या कोई नेचुरल डिजास्टर भी, हाँ, तो इनकी सप्लाई बुरी तरह बिगड़ सकती है और इसका असर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ सकता है। अच्छा, तो सप्लाई चेन काफी वल्नरेबल है। ये तो वाकई चिंता की बात है। तो किन किन सेक्टर्स में इनका महत्व सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? इनका महत्व तो आजकल लगभग हर मॉडर्न चीज में है। सबसे पहले तो हमारी रोज की टेक्नोलॉजी ले लीजिए, स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर चिप्स, टीवी स्क्रीन, यहाँ तक कि मेडिकल इक्विपमेंट जैसे MRI मशीनें, इन सब में इनका इस्तेमाल होता है। इनके बिना हमारी डिजिटल लाइफ सोचना भी मुश्किल है। और आपने क्लीन एनर्जी का भी जिक्र किया था। आजकल पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज से निपटना और ग्रीन एनर्जी की तरफ जाने की बात कर रही है। इसमें क्या रोल है इनका? हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। ये मिनरल्स असल में एनर्जी ट्रांजिशन की, जिसे कहते हैं, रीढ़ की हड्डी हैं। जो ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स हैं, उन्हें पाने के लिए हमें जिन ग्रीन टेक्नोलॉजीज की जरूरत है, जैसे सोलर, विंड, EVs, बिल्कुल, वो सब इन खनिजों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। कुछ उदाहरण देंगी? जैसे किस चीज में क्या लगता है? जरूर। जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियां, EVs और उनकी बैटरीज, आजकल बहुत बात होती है इनकी। तो इनके लिए लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, ये सब अनिवार्य हैं। अच्छा।
लिथियम आयन बैटरीज। हाँ जी, इसी तरह सोलर पैनल्स को देखिए, उनमें सिलिकॉन तो चाहिए ही, साथ में टेल्यूरियम, गैलियम जैसे मिनरल्स भी लगते हैं। और विंड टर्बाइन्स, उनमें जो पावरफुल परमानेंट मैग्नेट लगते हैं, हाँ, बड़े बड़े जो होते हैं। हाँ, उनके लिए नियोडिमियम और डिस्प्रोजियम जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स बेहद जरूरी हैं। तो संक्षेप में कहें तो बिना इन खनिजों की एक स्टेबल और पर्याप्त सप्लाई के ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। बाप रे, इसका मतलब तो ये हुआ कि इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी जबरदस्त होगा। निश्चित रूप से, बहुत ज्यादा। आप सोचिए, जैसे जैसे दुनिया फॉसिल फ्यूल से हटकर ग्रीन और डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जा रही है, हाँ। इन खनिजों की मांग में मतलब एक तरह का एक्सप्लोजन होने का अनुमान है। कई गुना। कई स्टडीज कहती हैं कि आने वाले दशकों में इनकी जरूरत कई गुना बढ़ सकती है। फ्यूचर की ग्लोबल इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक एडवांटेज मिलेगा। तो इनकी स्थिर सप्लाई अब सिर्फ जरूरी नहीं, बल्कि आर्थिक कंपटीशन और ग्रोथ की चाबी बन गई है। और नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से, रक्षा वगैरह में? देखिए, नेशनल सिक्योरिटी के नजरिए से भी ये उतने ही महत्वपूर्ण है, शायद ज्यादा भी। मॉडर्न वेपन सिस्टम्स, फाइटर जेट्स, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम्स, ड्रोन्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अच्छा, इनमें भी? हाँ जी, एरोस्पेस इक्विपमेंट और यहाँ तक कि न्यूक्लियर एनर्जी एप्लीकेशंस में भी इनका इस्तेमाल होता है। तो अगर इनकी कमी हो जाए तो किसी भी देश की डिफेंस की तैयारी, उसकी टेक्नोलॉजिकल क्षमता वो सीमित हो सकती है। सही। इसीलिए सरकारें इन्हें स्ट्रैटेजिक एसेट मानती हैं और इनकी सप्लाई सुरक्षित करने पर इतना जोर दे रही हैं। तो कुल मिलाकर ये बात तो साफ है कि ये खनिज हमारे मॉडर्न जीवन के हर पहलू के लिए, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, एनर्जी हो, इकोनॉमी हो या सुरक्षा, कितने ज्यादा निर्णायक बन चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत जो इतनी तेजी से विकास कर रहा है, जिसकी ऊर्जा जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं, वो इस ग्लोबल रेस और इस चुनौती का सामना कैसे कर रहा है? भारत की स्ट्रैटेजी क्या है? भारत ने बिल्कुल इस चुनौती की गंभीरता को पहचाना है और देखिए, भारत की जरूरतें भी बढ़ रही हैं। तो महत्वपूर्ण खनिजों के इंपोर्ट पर अपनी निर्भरता कम करने और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए, खासकर एनर्जी ट्रांजिशन और नेशनल सिक्योरिटी के लिए, अपनी सप्लाई चेन को सिक्योर करने के लिए एक सोची समझी मल्टी प्रोंग्ड यानी बहुआयामी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। मल्टी प्रोंग्ड मतलब कई मोर्चों पर एक साथ? हाँ बिल्कुल, इस स्ट्रैटेजी के कई पिलर्स हैं, जैसे अपने देश में ही इनकी खोज और माइनिंग को बढ़ावा देना। दूसरा, विदेशों में जहां ये मिलते हैं वहां स्ट्रेटेजिक मिनरल एसिड्स को एक्वायर करना। तीसरा, जरूरी कानूनी और पॉलिसी रिफॉर्म्स करना। और चौथा, टेक्नोलॉजी और रिसाइकलिंग पर जोर देना। इस पूरी स्ट्रैटेजी में सबसे मुख्य या सबसे बड़ी पहल कौन सी लगती है आपको? यकीनन जो सबसे महत्वपूर्ण पहल है वो है राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन, यानी NCMM, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। NCMM? हाँ, सुना है इसके बारे में। हाँ, इसे 2025 की शुरुआत में लॉन्च किया गया था और इसके लिए 16,300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बजट रखा गया है। ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मिशन है। इसका मकसद है मिनरल की पूरी वैल्यू चेन, मतलब जमीन से निकालना, एक्सप्लोरेशन से लेकर उसे प्रोसेस करने और फिर इस्तेमाल के बाद रिसाइकिल करने तक हर स्टेज को मजबूत करना। तो इस मिशन के मुख्य लक्ष्य क्या हैं? क्या हासिल करना चाहते हैं इसे? NCMM के कई लक्ष्य हैं। पहला, जाहिर है, देश के लिए इन खनिजों की सप्लाई सिक्योर करना। दूसरा, देश के अंदर ही इनकी प्रोसेसिंग और इस्तेमाल की कैपेसिटी बनाना, जिसे हम डोमेस्टिक वैल्यू चेन कहते हैं। आत्मनिर्भरता की तरफ एक कदम। बिल्कुल। तीसरा, इस सेक्टर में प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना। और चौथा, मिनरल एक्सप्लोरेशन, माइनिंग और प्रोसेसिंग में नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा देना। खास तौर पर फोकस उन मिनरल्स पर है जो ग्रीन एनर्जी के लिए सबसे जरूरी है, लिथियम, कोबाल्ट, निकल, रेयर अर्थ्स, ग्रेफाइट वगैरह। ये तो काफी एम्बिशियस लग रहा है। हाँ, एम्बिशियस तो है। और देखिए, इतने बड़े मिशन को जमीन पर उतारने में चुनौतियां भी होंगी, जैसे ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस, अलग-अलग मिनिस्ट्रीज के बीच कोऑर्डिनेशन। इन पर लगातार ध्यान देना होगा। सही कहा। अच्छा, आपने कानूनी सुधारों का भी जिक्र किया था, उस मोर्चे पर क्या खास हुआ है? एक बड़ा कदम है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023।
इस कानून ने केंद्र सरकार को 24 लिस्टेड क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के लिए माइनिंग लीज और एक्सप्लोरेशन कम माइनिंग लाइसेंस की नीलामी करने का खास अधिकार दिया है। पहले ये राज्यों के पास था। हाँ, पहले ये अधिकार राज्यों के पास थे। तो उम्मीद है कि इससे ऑक्शन प्रोसेस तेज होगा और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ेगी, जिससे डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट मिलेगा। ये तो हुई घर की बात, लेकिन क्या हम सिर्फ अपने देश में खोज पर ही निर्भर रह सकते हैं? क्या भारत बाहर भी देख रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर? बिल्कुल, और ये स्ट्रैटेजी का एक बहुत अहम हिस्सा है। भारत ये जानता है कि शायद सारे जरूरी मिनरल्स देश में पर्याप्त मात्रा में ना मिलें। इसलिए विदेशों में फॉरेन टेरिटरीज में मिनरल एसेट्स को एक्वायर करना भी जरूरी है। उसके लिए क्या व्यवस्था है? इसके लिए खास तौर पर एक सरकारी जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई गई है, काबिल, KBILL, खनिज विदेशंस इंडिया लिमिटेड। काबिल, अच्छा नाम है। हाँ, काबिल का मुख्य काम यही है कि विदेशों में, खासकर मिनरल रिच देशों में, क्रिटिकल मिनरल डिपॉजिट्स की पहचान करे, उनका मूल्यांकन करे और फिर उनमें हिस्सेदारी खरीदें या उन्हें एक्वायर करें। तो क्या काबिल कुछ कर रही है एक्टिवली? कोई सफलता मिली है हाल में? हाँ, काबिल काफी एक्टिव है। 2024 में काबिल ने अर्जेंटीना में 5 लिथियम ड्राइन ब्लॉक्स में एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट राइट्स के लिए एक बड़ा एग्रीमेंट साइन किया है। अर्जेंटीना? वो तो लिथियम ट्रायंगल का हिस्सा है। बिल्कुल, ये भारत के लिए एक अहम उपलब्धि है। इसके अलावा काबिल ऑस्ट्रेलिया और चिली जैसे दूसरे देशों में भी लिथियम और कोबाल्ट एसिड्स के अधिग्रहण के लिए बातचीत कर रही है। लेकिन इन विदेशी सौदों में रिस्क भी तो होंगे। हाँ, बिल्कुल, ये ध्यान रखना होगा कि ऐसे फॉरेन एक्विजिशन में लोकल रेगुलेशंस, जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ग्लोबल कंपटीशन जैसे रिस्क हमेशा जुड़े रहते हैं। काबिल को इनसे निपटना होगा। विदेशी अधिग्रहण के अलावा क्या भारत दूसरे देशों के साथ मिलकर भी कुछ कर रहा है? कोई ग्रुप या पार्टनरशिप? हाँ, मल्टीलैटरल कोऑपरेशन पर भी जोर है। 2023 में भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप MSP का मेंबर बना। MSP? हाँ, इस ग्रुप में कई बड़े देश शामिल हैं और इसका लक्ष्य यही है कि क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को ज्यादा सिक्योर, जिम्मेदार और डाइवर्स बनाया जाए। मतलब किसी एक देश पर डिपेंडेंस कम हो। अच्छा। इसके अलावा भारत क्वाड ग्रुप, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी हैं, उसके तहत भी क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव पर सहयोग कर रहा है। इसका फोकस भी सप्लाई चेन को मजबूत करने और रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी पर मिलकर काम करने पर है। ये सब तो हुई सप्लाई सिक्योर करने की बात, लेकिन मान लीजिए मिनरल्स मिल गए या हमने आयात कर लिए, उनका सही इस्तेमाल हो, वो वेस्ट ना हो, इस पर भी कुछ ध्यान है? टेक्नोलॉजी और रिसाइकलिंग का क्या रोल है इसमें? ये भारत की स्ट्रैटेजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मैं कहूँगी दूरदर्शी पहलू है। सिर्फ मिनरल हासिल कर लेना काफ़ी नहीं है, उनका सस्टेनेबल यूज़ और रिसाइकलिंग भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। सही बात है। इसके लिए सरकार ने क्रिटिकल मिनरल्स की रिसाइकलिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 1500 करोड़ रुपए की एक इंसेंटिव स्कीम शुरू की है। 1500 करोड़? जी हाँ, रिसाइकलिंग के लिए? जी हाँ, और लक्ष्य भी काफी बड़ा है। 2030-31 तक लगभग 400 किलो टन क्रिटिकल मिनरल्स को यूज्ड प्रोडक्ट्स या इंडस्ट्रियल वेस्ट से रिकवर करके दोबारा इस्तेमाल लायक बनाना। वाह! ये सर्कुलर इकोनॉमी का प्रिंसिपल है, वेस्ट को वेल्थ में बदलना। और नई टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट? जी, R&D पर भी काफी जोर है। NCMM का एक टारगेट है कि 2031 तक क्रिटिकल मिनरल से जुड़ी टेक्नोलॉजी में कम से कम 1000 पेटेंट हासिल किए जाएं। 1000 पेटेंट्स? हाँ, इसके लिए IIT जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में 7 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस कोए स्थापित किए गए हैं। यहाँ न केवल बेहतर माइनिंग और प्रोसेसिंग टेक्निक्स पर रिसर्च हो रही है, बल्कि ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स खोजने पर भी काम चल रहा है। ये तो बहुत अच्छा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत सिर्फ ट्रेडिशनल माइनिंग मेथड्स पर ही डिपेंड नहीं रहना चाहता। हम अनकन्वेंशनल सोर्सेज से भी मिनरल निकालने के नए और इनोवेटिव तरीके खोज रहे हैं। अनकन्वेंशनल सोर्सेज? जैसे खदानों से निकला पुराना कचरा, जिसे माइन टेलिंग्स कहते हैं, पावर प्लांट्स की राख यानी फ्लाई ऐश, एल्यूमिनियम प्रोडक्शन से निकलने वाला रेड मड। अच्छा,
इनमें भी मिनरल्स होते हैं? हाँ, कई बार इनमें भी महत्वपूर्ण खनिज दबे होते हैं। अगर हम इनको कुशलता से निकालने की टेक्नोलॉजी विकसित कर लेते हैं तो ये इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने में एक बड़ी मदद होगी। तो अगर मैं इसको समत करूं तो भारत सिर्फ बाहर से खरीदने या इंपोर्ट पर ही निर्भर नहीं है। स्ट्रैटेजी काफ़ी बैलेंस्ड लग रही है। मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना, विदेशों से सप्लाई पक्की करना, इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और रिसाइकलिंग यानी सर्कुलर इकोनॉमी पर पूरा जोर देना। बिल्कुल सही समझा आपने। ये एक होलिस्टिक और प्रैक्टिकल अप्रोच है जो भारत को न सिर्फ आज की ज़रूरतें पूरी करने में मदद करेगा बल्कि भविष्य की जो अनसर्टेनिटीज़ हैं, जो अवसर हैं, उनके लिए भी तैयार करेगा। आत्मनिर्भरता की दिशा में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। चलिए तो आज की इस काफ़ी विस्तृत चर्चा को यहीं समेटते हैं। हमने समझा कि ये क्रिटिकल मिनरल्स हमारी मॉडर्न दुनिया के लिए, खासकर जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जो ग्रीन एनर्जी के लक्ष्य हैं, उनके लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी, कितने अपरिहार्य बन चुके हैं। हाँ, और हमने ये भी देखा कि कैसे इन लिमिटेड रिसोर्सेज पर कंट्रोल के लिए ग्लोबल कंपटीशन कितना तेज हो गया है, जिसका उदाहरण हमने अमेरिका ऑस्ट्रेलिया डील और चीन के पॉलिसी मूव्स में देखा। ये एक नई जियोपॉलिटिकल रियलिटी है जिससे हर देश को डील करना होगा। और फिर हमने भारत की कॉम्प्रिहेंसिव और मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी पर भी विस्तार से बात की, जिसमें एनसीएमआई का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, काबिल के जरिए विदेशी संपत्ति अधिग्रहण है, एमएसपी और क्वाड जैसे इंटरनेशनल फोरम पर भागीदारी है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कानूनी सुधार हैं और भविष्य के लिए टेक्नोलॉजी, रिसाइकलिंग और इनोवेशन पर बड़ा निवेश शामिल है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो ये सब दिखाता है कि भारत इस चुनौती को कितनी गंभीरता से ले रहा है और न केवल अपनी आज की ज़रूरतों को पूरा करने बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए एक सस्टेनेबल, सिक्योर और आत्मनिर्भर सप्लाई चेन बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रहा है। बिल्कुल। और जैसा कि हमारी एक परंपरा सी बन गई है, हम अपने श्रोताओं के लिए आखिर में एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर वे आगे सोच सकें। हाँ, तो यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल पहलुओं से हटकर इन महत्वपूर्ण खनिजों को हासिल करने की ये जो ग्लोबल रेस है, इसके गहरे जियोपॉलिटिकल असर क्या हो सकते हैं? क्या ये नए तरह के गठबंधन बनाएगा या नए तनाव पैदा करेगा? और दूसरी तरफ, क्या भविष्य में रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी में कोई बड़ी कामयाबी या फिर इन खनिजों के सस्ते और आसानी से मिलने वाले विकल्पों का विकास, क्या वो इस पूरी जियोपॉलिटिक्स के खेल को बदल सकता है? इन्हीं सवालों के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।